प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के बाली में G20 शिखर सम्मेलन से इतर आज 8 देशों के नेताओं के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। इंडोनेशिया, स्पेन, फ्रांस, सिंगापुर, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम की द्विपक्षीय बातचीत में अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। इंडोनेशिया के बाली में जारी G20 शिखर सम्मेलन का आज अंतिम दिन। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन के तीसरे सत्र में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर होने वाली चर्चा में लेंगे भाग। भारत को आज सौंपी जाएगी 2023 के लिए G20 की अध्यक्षता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मध्य प्रदेश दौरे का आज दूसरा दिन। राष्ट्रपति आज भोपाल में महिला स्वयं सहायता समूह सम्मेलन को करेंगी संबोधित। रूस ने यूक्रेन पर किया बड़ा हमला। दागी 100 मिसाइलें। हमले के बाद खैरसान और कीव में ब्लैकआउट। भारी नुकसान की खबर। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने की युद्ध पर तत्काल रोक लगाने की मांग। कुछ मिसाइलों के पोलैंड की सीमा में भी गिरने की खबर। यूक्रेन पर रूस के बड़े हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इंडोनेशिया की G7 और नाटो नेताओं के साथ बुलाई आपात बैठक। वहीं यूरोपीय संघ ने रूस पर युद्ध रोकने के लिए दबाव बनाने का किया आह्वान। फेलिक्स ऑगर अलियासिमे ने एटीपी फाइनल्स में अपना पहला मैच जीता। पहली बार राफेल नडाल को दी मात। सेमीफाइनल की उम्मीदों को रखा बरकरार। कैस्पर रूड ने टेलर फ्रिट्ज के सेमीफाइनल सफर पर लगाया विराम। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और आइए अब सबसे पहले खबरों में बात कर लेते हैं G20 की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के बाली में G20 शिखर सम्मेलन से अलग आज 8 देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इंडोनेशिया, स्पेन, फ्रांस, सिंगापुर, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम के प्रमुखों के साथ भारत के द्विपक्षीय समझौते होने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन से इतर ब्रिटेन के अपने समकक्ष ऋषि सुनक और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्वाड, I2U2 जैसे नए समूहों में भारत और अमेरिका के बीच घनिष्ठ सहयोग पर संतोष व्यक्त किया और बाली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा भी की। दोनों नेताओं ने समसामयिक वैश्विक और क्षेत्रीय विकास पर भी बातचीत की। भारत और फ्रांस के बीच एक लंबी रणनीतिक साझेदारी है जो विभिन्न क्षेत्रों में नियमित उच्च स्तरीय परामर्श और बढ़ती समानता से और मजबूत हुई। G20 शिखर सम्मेलन का 17वां संस्करण एक साथ ठीक रहो, मजबूत रहो विषय के तहत प्रमुख वैश्विक चिंताओं के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करेगा। भारत आधिकारिक तौर पर 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के बाली में G20 शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन आज डिजिटल परिवर्तन विषय पर आधारित तीसरे कार्यकारी सत्र को संबोधित करेंगे। G20 शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया के बाली में कल शुरू हुआ। सम्मेलन के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई विश्व व्यवस्था बनाने का आह्वान किया। उन्होंने यूक्रेन में शांति व्यवस्था बहाल करने की भी पुरजोर वकालत की और ये भी कहा कि खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था के लिए बेहद जरूरी। देखिए एक खास रिपोर्ट। G20 का बाली शिखर सम्मेलन का आगाज हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौजूदा वैश्विक चुनौतियों के बीच खाद्यान्न सप्लाई चेन को सुनिश्चित करने पर जोर दिया। खाद्य और ऊर्जा पर आयोजित इस सत्र में उन्होंने बताया कि भारत ने कोविड-19 के संकट के समय अपने 1.3 बिलियन नागरिकों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन सत्र के दौरान रूस यूक्रेन की मौजूदा स्थिति और कोविड के बाद बदले हालात को लेकर चिंता जाहिर की। प्रधानमंत्री ने खास तौर पर जरूरी चीजों के सप्लाई के संकट को उकेरा।
प्रधानमंत्री ने ऊर्जा सुरक्षा को वैश्विक ग्रोथ के लिए अहम बताया। उन्होंने कहा कि ऊर्जा आपूर्ति किसी भी तरह से प्रतिबंधों से मुक्त होनी चाहिए। वहीं उन्होंने विकासशील देशों के लिए समयबद्ध तरीके से सुलभ वित्त तकनीक की स्थायी रूप से उपलब्ध कराए जाने की बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सामने खड़े हुए उर्वरक संकट को भी रखा। उन्होंने कहा कि खाद और खाद्यान्न दोनों सप्लाई को स्थिर और सुनिश्चित करने पर सहमति बनानी होगी। साथ ही रूस यूक्रेन के आपसी तनाव को बातचीत के जरिए हल किए जाने पर उन्होंने जोर दिया। प्रधानमंत्री ने दुनिया की मौजूदा स्थिति के बीच प्रभावहीन होते संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की पुरजोर वकालत की। शिखर सम्मेलन के बीच प्रधानमंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मुलाकात की। भारतीय मूल के ऋषि सुनक के साथ प्रधानमंत्री मोदी की आमने सामने की पहली मुलाकात रही। उन्होंने अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और सेनेगल के राष्ट्रपति मैकी सेल और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट से भी मुलाकात की। सम्मेलन का दूसरा सत्र स्वास्थ्य पर रहा। बाली शिखर सम्मेलन में कोविड-19 जैसी महामारी और यूक्रेन रूस से युद्ध जैसी नई वैश्विक चुनौतियों से उपजी स्थिति को सामान्य करने पर रहा। G20 देश वैश्विक अर्थव्यवस्था का 85%, 75% वैश्विक बाजार और 66% आबादी साझा करते हैं। भारत 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करने वाला है। साथ ही G20 में ऐसा पहली बार होगा कि ट्राइका देश विकासशील देश होंगे। इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील यानी G20 में वर्तमान अध्यक्ष पूर्व और आने वाले अध्यक्ष के साथ मिलकर ट्राइका का गठन करता है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है कि भारत की अध्यक्षता में यानी बुद्ध और गांधी की धरती से विश्व को शांति संदेश एक बार फिर से सशक्त रूप से दिया जाएगा। बाली से अरुण शर्मा और अमृतपाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के बाली में कल भारतवंशियों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि इंडोनेशिया के साथ भारत का हजारों वर्षों का रिश्ता रहा है और दोनों देशों ने पीढ़ी दर पीढ़ी उस रिश्ते को आगे बढ़ाया। भारत का टैलेंट, भारत की टेक्नोलॉजी, भारत का इनोवेशन, भारत की इंडस्ट्री, आज इन सारी बातों ने दुनिया में अपनी एक पहचान बनाई है। आज विश्व की अनगिनत कंपनियां ऐसी हैं, कई बड़ी कंपनियां ऐसी हैं जिसके सीईओ भारतीय मूल के हैं। आज दुनिया में जितने यूनिकॉर्न बनते हैं ना, 10 में से 1 यूनिकॉर्न भारत का होता है। आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है। आज भारत अभूतपूर्व स्पीड पर काम कर रहा है और अप्रत्याशित स्केल पर काम कर रहा है। अब भारत छोटा सोचता ही नहीं है। स्टैच्यू बनाएगा तो दुनिया में सबसे बड़ा, स्टेडियम बनाएगा तो दुनिया में सबसे बड़ा। 2014 के बाद से भारत ने 320 मिलियन से अधिक बैंक अकाउंट खोले हैं, बैंक में खाते खोले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका की कुल जनसंख्या जितनी है उतने हमने बैंक खाते खोले हैं। 2014 के बाद से भारत ने करीब 3 करोड़ गरीब नागरिकों के लिए मुफ्त घर बनाए हैं, घर। और जब मैं 3 करोड़ घर की बात करता हूं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ऑस्ट्रेलिया के परिवार को नहीं, ऑस्ट्रेलिया के हर नागरिक को घर मिल जाए, इतने घर बनाए हैं। आज का भारत अपनी विरासत पर गर्व करते हुए, अपनी विरासत को समृद्ध करते हुए, जड़ों से जुड़े रह करके आसमान छूने के लक्ष्य के साथ
विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को लेकर के अब निकल पड़ा है। लेकिन भारत का ये लक्ष्य सिर्फ अपने लिए नहीं है, हम स्वार्थी लोग नहीं, हमारे संस्कार नहीं है। 21वीं सदी में आज विश्व की भारत से अपेक्षाएं हैं, जो आशाएं हैं, भारत उसे अपनी एक जिम्मेवारी समझता है, एक दायित्व के रूप में देखता है और हम दुनिया की भलाई के लिए अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरे विश्व को एक परिवार मानने की भारत की यही भावना, यही संस्कार विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। कोरोना काल में हमने देखा है, भारत ने दवाइयों से लेकर वैक्सीन तक जरूरी संसाधनों के लिए आत्मनिर्भरता हासिल की और उसका लाभ पूरी दुनिया को मिला। भारत की सामर्थ्य ने कितने ही देशों के लिए एक सुरक्षा कवच का काम किया। भारत और इंडोनेशिया का साथ सिर्फ सुख का है, आनंद का है, अच्छा है तब नाता है, ऐसा नहीं है। हम सुख दुख के साथी हैं। अगर सुख में साथी हैं तो हम दुख में भी उतने ही साथी हैं। हम सुख दुख में एक दूसरे के सुख दुख को बांटने वाले लोग हैं। जब 2018 में इंडोनेशिया में इतना बड़ा भूकंप आया तो भारत ने तुरंत ऑपरेशन समुद्र मैत्री शुरू किया था। तो इंडोनेशिया के प्रमुख अखबारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और G20 शिखर सम्मेलन को लेकर क्या कुछ लिखा है, बता रहे हैं सीधे बाली इंडोनेशिया से हमारे संवाददाता अरुण शर्मा। अंग्रेजी में कहा जाता है कि पिक्चर स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स और G20 समिट के अंदर हम इसी बात को देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तस्वीरें हैं, वो जो दैनिक अखबार है, यहाँ का जो लीडिंग न्यूज़पेपर है कह सकते हैं इंडोनेशिया का, जो कि कॉम्पस नाम से है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को प्रमुखता से उसने इस फ्रंट पेज पर तरजीह दी है, जगह दी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से G20 शिखर सम्मेलन में तमाम वर्ल्ड लीडर्स के साथ में इंटरेक्ट करते हुए दिखाई दिए, जिस तरह की केमिस्ट्री शेयर करते हुए दिखाई दिए, उसने सबका ध्यान आकर्षित किया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से जो इस मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पर फूड सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के जो स्ट्रॉन्ग इंटरवेंशन किया, उसको भी कहीं ना कहीं इन दैनिक अखबारों के अंदर जगह दी गई है। हम इस बात को जानते हैं कि इंडोनेशियन जो के पास में जो G20 की प्रेसिडेंसी है, वो इस साल भारत को सौंपेंगे और अगले साल भारत G20 समिट का आयोजन करने जा रहा है। और 1 दिसंबर 2022 से भारत के पास G20 की एक तरह से प्रेसिडेंसी होगी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों को या फ्रंट पेज पर जगह दी गई है, उनकी लीडरशिप की यहां पर बात की गई है और किस तरह से फूड सिक्योरिटी को लेकर के, एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के स्ट्रॉन्ग इंटरवेंशन किया गया, उन तमाम चीजों को यहां पर जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं उन्होंने यहां पर उसको जगह दी है। तो ये साफ तौर पर दर्शाता है कि किस तरह से भारत का जो कद है इस तरह के मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काफी बढ़ता जा रहा है। अरुण शर्मा, दूरदर्शन न्यूज, बाली। तो ये थी खबरें G20 से जुड़ी हुई। आगे भी आपको इससे जुड़े अपडेट्स देते रहेंगे, लेकिन रुक कर लेते हैं कुछ अन्य खबरों का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मध्य प्रदेश दौरे का आज दूसरा दिन। राष्ट्रपति आज भोपाल में महिला स्वयं सहायता समूह सम्मेलन को संबोधित करेंगी। इससे पहले राष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश के शहडोल में आयोजित राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह में मध्य प्रदेश सरकार के पीसा अधिनियम की नियमावली का विमोचन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने आशा व्यक्त की कि किन नियमों से जनजातीय लोगों के सशक्तिकरण में मदद मिलेगी। मध्य प्रदेश में पंचायत संबंधी नियमों के अनुसूची क्षेत्र में विस्तार से जुड़ी नियम पुस्तिका का विमोचन प्रशंसनीय है। मुझे विश्वास है कि जनजातीय क्षेत्र के सशक्तिकरण के लिए इन नियमों का प्रभावी उपयोग किया जाएगा। भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग 16 से 24 नवंबर तक CAG की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में ऑडिट सप्ताह मना रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज नई दिल्ली में भारत के नियंत्रक और
महालेखा परीक्षक के मुख्यालय में उद्घाटन भाषण देंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कैग के लेखा परीक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के अलावा भारत के पूर्व सीएजी राज्यों के महालेखाकार, भारत सरकार और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के अधिकारियों को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर सीएजी एक ऑनलाइन निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ निबंध लेखन प्रतियोगिता विजेता को पुरस्कार प्रदान करेंगे। वहीं 17 नवंबर को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 30वें महालेखाकार सम्मेलन में समापन भाषण देंगे। इस सम्मेलन का प्राथमिक उद्देश्य सीएजी के कामकाज में सुधार के लिए चर्चा को एक सक्षम मंच प्रदान करना है। खबर उत्तर प्रदेश से, जहां के वाराणसी में आज से काशी तमिल संगम का आयोजन हो रहा है। ये कार्यक्रम 1 महीने तक चलेगा। भारत सरकार की आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को आगे बढ़ाने के लिए यह कार्यक्रम किया जा रहा है। भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय इसका आयोजन कर रहा है और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय इसकी मेजबानी करेगा। यह कार्यक्रम देश के लोगों के बीच मेलजोल और बंधुत्व को मजबूत करेगा। कोरोना काल में भारत द्वारा वैक्सीन तैयार करने को लेकर टीकाकरण के सार्थक प्रयासों की सफलतम कहानी की वैश्विक स्तरीय प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदर्शित करने के लिए राजधानी नई दिल्ली स्थित नेशनल साइंस सेंटर में वैक्सीन इंजेक्शनिंग होप नाम से अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी लगाई गई है। भारत ब्रिटेन के साझा सहयोग से राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद और विज्ञान संग्रहालय समूह लंदन द्वारा लगाई गई इस प्रदर्शनी पर देखते हैं खास रिपोर्ट। कोविड-19 की महामारी के खिलाफ भारत द्वारा वैक्सीन तैयार करने से लेकर टीकाकरण के सफल प्रयास की गौरव गाथा को वैश्विक स्तरीय प्रदर्शनी के माध्यम से रेखांकित करने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद और विज्ञान संग्रहालय समूह लंदन ने राजधानी नई दिल्ली स्थित नेशनल साइंस सेंटर में वैक्सीन इंजेक्शनिंग होप नाम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी लगाई है। प्रदर्शनी का उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया। प्रदर्शनी से संबंधित कार्यक्रम में भाग लेने आए ब्रिटेन के भारत स्थित राजदूत एलकेस एलिस ने कहा कि ये प्रदर्शनी भारत ब्रिटेन संबंधों के साझा सहयोग की प्रतीक है। The amazing achievement of Covishield, the vaccine drive in India, is to get it to so many people. As you said, the science can't just stay in the lab, as it were. It has to go out and reach everyone. प्रदर्शनी में भाग लेने आई संस्कृति मंत्रालय की संयुक्त सचिव मुग्धा सिन्हा ने कहा कि वैक्सीन आशा की किरण रूपी कहानी को डिजिटल तरीके से बयां करती ये प्रदर्शनी विज्ञान और कला का अनूठा संगम है, जिसे हर व्यक्ति को देखना चाहिए। बड़ा इमर्सिव एक्सपीरियंस है, डिजिटल टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल किया है, विजुअल्स बहुत अच्छे हैं, कहानी बहुत अच्छी है, बहुत मोटिवेटिंग इंस्पायरिंग है। तो मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखें, उनके पेरेंट्स देखें, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा। प्रदर्शनी के बारे में बात करते हुए नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम के महानिदेशक एडी चौधरी ने कहा कि ये प्रदर्शनी भारत ब्रिटेन के साझा सहयोग को दर्शाती है। ये एग्जीबिशन के दौरान हम लोग इसको लोगों के पास लेके जाने चाहते हैं कि क्या है ये वैक्सीन, क्या है ये वायरस, कैसे हम इसको ओवरकम किया है, किसके इसका कंट्रीब्यूशन है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है लोगों को जानना। इस अवसर पर अमेरिका दूतावास से आई डॉक्टर प्रीठा राजा रमन ने कहा कि ये प्रदर्शनी लोगों को कोविड महामारी में भारत के सार्थक प्रयासों की जानकारी साझा करने का बेहतरीन माध्यम है। I think it's been fantastic, and one of the areas that we have had the longest and strongest relationship in is in health, especially in biomedical research and collaboration. This exhibit is wonderful. प्रदर्शनी में मौजूद वैज्ञानिकों व प्रदर्शनी देखने आए युवाओं ने कहा कि कोविड की कहानी के जरिए विज्ञान और कला को समझने का ये बेहतरीन अवसर है। मोबाइल वैन पे जाएगा और लोग इसको देखेंगे, जिस सिंपल तरीके से उन्होंने अलग अलग लैंग्वेजेस में इसको बनाया है। जो बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि क्यों वैक्सीन लेनी चाहिए, उसके क्या फ़ायदे हैं, और जो लोगों के मन में बहुत सारी गलतफहमियां हैं वैक्सीन के बारे में, दूर होंगी। पूरे वर्ल्ड का कंट्रीब्यूशन था इस प्रोजेक्ट में, या बेसिकली कोरोना वायरस में, तब जाके हमने वैक्सीन्स बनाई है, हमने बाकी डेवलपमेंट किया है। तो ऐसे जैसे हम यंग जनरेशन है, अब हम आगे रिसर्च कर सकते हैं। तकरीबन 2 मिलियन से अधिक लोगों तक पहुंचने के लक्ष्य के साथ ये प्रदर्शनी 15 नवंबर 2022 से शुरू होकर दिल्ली, नागपुर, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता में
सितंबर 2025 तक घूमेगी। इस दौरान विशेष रूप से डिजाइन की गई मोबाइल विज्ञान प्रदर्शनी बस भी प्रत्येक स्थल के आसपास के क्षेत्रों की यात्रा में शामिल रहेगी। भारत सरकार देश में न केवल मेडिकल शिक्षा, शोध और अनुसंधान को बढ़ावा दे रही है, बल्कि इस क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन भी दे रही है। राजधानी नई दिल्ली स्थित नेशनल साइंस सेंटर में लगी ये प्रदर्शनी वैक्सीन एक आशा की किरण इसका जीवंत उदाहरण है। इस प्रदर्शनी में एक और जहां कोरोना काल में भारत के वैज्ञानिकों ने शोध और अनुसंधान कर कोरोना की वैक्सीन इजाद की, उसका जीवंत उदाहरण देखा गया है। वहीं दूसरी ओर पड़ोसी मुल्कों को वैक्सीन आपूर्ति कर भारत ने जिस तरह मानवीय सेवाओं का सच्चा उदाहरण दिया, उसका भी प्रदर्शन दिखा गया है। मेरे सहयोगी कैमरामैन राजेश शर्मा के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर मिसाइल हमला किया। यूक्रेन के अधिकारियों ने कहा कि रूस ने देश भर में 100 से अधिक मिसाइलें दागी। मिसाइल हमलों से शहर में बिजली सप्लाई बंद हो गई। रूसी सैनिकों ने खैरसान से बाहर निकलने के बाद रूस की ओर से यह सबसे बड़ा हमला इसे माना। यूक्रेनी अधिकारियों ने आपातकालीन बिजली आपूर्ति बंद करने की घोषणा की। कीव के मेयर ने एक बयान में कहा कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पेचस्क जिले में 2 आवासीय इमारतों को निशाना बनाया गया। हमले के बाद मेडिकल और रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद। और वहीं रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस द्वारा लगातार दागी जा रही मिसाइल्स में से एक मिसाइल यूक्रेन सीमा के पास नाटो के सदस्य देश पोलैंड के क्षेत्र में जा गिरी। इस हमले ने 2 लोगों की जान ली। मिसाइल हमले के बाद पोलैंड के प्रधानमंत्री माटुस नमोरविकी ने सेना की तैयारी के स्तर को बढ़ाने के लिए सुरक्षा परिषद समिति की एक आपात बैठक बुलाई। इस मामले में पोलैंड ने रूस के राजदूत को तलब किया। पोलैंड के विदेश मंत्रालय की ओर से संबंध में बयान जारी किया गया है। मंत्रालय के प्रवक्ता लुकास जैसीना ने कहा कि हमने घटना को लेकर तत्काल विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा। यह पहली बार है जब रूस ने नाटो को जो किसी सदस्य है उस पर हमला किया। रूसी सैनिकों के खैरसान से बाहर निकलने के बाद रूस ने यूक्रेन पर अपने हमले तेज कर दिए। रूस ने मंगलवार को पूरे यूक्रेन में ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाते हुए 100 से अधिक मिसाइलें दागी, जिनमें से एक मिसाइल पोलैंड में जा गिरी। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इंडोनेशिया में G7 और नाटो देशों के नेताओं के साथ एक आपात बैठक की। बैठक में रूस द्वारा यूक्रेन की सीमा के पास पूर्वी हिस्से में मिसाइल हमलों पर चर्चा की गई। इस मिसाइल हमलों में 2 लोगों की मौत हुई है। वहीं दूसरी तरफ यूरोपीय संघ ने यूक्रेन में हिंसा रोकने के लिए रूस पर दबाव बनाने का आह्वान किया। रुक करते हैं खेल की खबरों का। स्पेन के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल को एटीपी वर्ल्ड टूर फाइनल्स के शुरुआती मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। मंगलवार को खेले गए ग्रुप स्टेज मैच में नडाल को कनाडा के 22 वर्षीय फेलिक्स आगर अलियासेमे के हाथों 6-3, 6-4 के बड़े अंतर से हार का सामना करना पड़ा। वहीं एक अन्य मुकाबले में कैस्पर रूड ने टेलर फ्रिट्ज को हराकर उनके सेमीफाइनल के सफर पर विराम लगाया। रोमांचक मुकाबले में कैस्पर रूड ने टेलर फ्रिट्ज को 6-3, 4-6, 7-6 के अंतर से हरा दिया। वहीं दक्षिण कोरिया में चल रहे एशियन एयरगन चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। मंगलवार को खेले गए 10 मीटर एपी यूथ टीम इवेंट में भारत की पुरुष और महिला यूथ टीमों ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता हासिल की। वहीं 10 मीटर एपी पुरुषों के जूनियर इवेंट में सागर डांगी ने स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया, जबकि रजत पदक सम्राट राणा के नाम रहा। एशियन एयरगन चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों का जलवा मिश्रित टीम स्पर्धा में भी देखने को मिला। मंगलवार को खेले गए P5 मिश्रित टीम 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 इवेंट में भारत के ही राहुल, दीपेंद्र और रुबीना की टीम ने स्वर्ण पदक अपने नाम करने में सफलता हासिल की। बात आईपीएल की। आईपीएल 2023 के लिए सभी टीमों ने अपने रिटर्न के लिए खिलाड़ियों की सूची जारी कर दी है। अब 23 दिसंबर को कोची में होने वाले मिनी ऑक्शन में सभी टीमें अपनी जरूरत के हिसाब से खिलाड़ियों को खरीदकर अपनी टीम बनाएंगी। इस दौरान कोलकाता की टीम सबसे ज्यादा सक्रिय रही। कोलकाता ने गुजरात टाइटंस से लोकी फर्ग्यूसन और रहमानुल्लाह गुरबाज को खरीदा और दिल्ली कैपिटल से शार्दुल ठाकुर को अपनी टीम में शामिल किया। इसके बाद सभी टीमों ने कुछ खिलाड़ियों को रिलीज किया। सबसे ज्यादा 16 खिलाड़ी कोलकाता की टीम ने रिलीज किए हैं। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।